हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, ये तेजस सूचक दिस साइड। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल की भी आप सबको पूरे अल्टीमेट सीए टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए सीए इंटरमीडिएट जनवरी 25 की स्ट्रैटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार क्लियर नहीं हुए थे। तो यहां पे ध्यान से सुनिए, अगले 10 मिनट में आपके काफी सारे जो दिमाग में अब डाउट्स आ रहे होंगे कि जनवरी 25 की नेक्स्ट 70 डेज में हम कैसे प्लानिंग करें, क्या करें। तो सभी लोग यहां पे बहुत ध्यान से सुनना। इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स आई विल एक्सप्लेन यू वेरी गुड पॉइंट्स एंड द मेजर पॉइंट्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं और जिसका आंसर आपको बहुत डेस्परेटली चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपने अभी पढ़ते समय यहां पे एड्रेस करनी है कि सर हम एक ग्रुप की एग्जाम दे या बोथ ग्रुप की एग्जाम दे, तो आपको यह एनालाइज करना है कि उसके लिए आपका अभी इस अटेम्प्ट में मार्क्स क्या आए हैं। मार्क्स का रेंज देखिए। सबसे पहले मैं बोलता हूं, आपने अगर एक ग्रुप अटेम्प्ट किया था और आपका एक ही ग्रुप में स्कोर अभी 120 से कम है, तो फिर मैं आपको वापस सजेस्ट करूंगा कि जस्ट गो फॉर वन ग्रुप ओनली, क्योंकि आपको वही ग्रुप में अभी 30 मार्क्स ऑन एन एग्रीगेट पूरे बढ़ाने बचे हैं। और अगर उसके साथ आप 70 डेज में एक और ग्रुप ले लेते तो बहुत कठिन बात हो जाती है। हाँ, अगर एग्जाम हमारा 6-6 महीने की गैप वाला होता, हमारे पास 3.5-4 महीने पढ़ने को होते तो बात अलग थी। बट अभी हमारे पास 3.5-4 महीने नहीं है, हमारे पास केवल 70 डेज है और आपका एक ग्रुप में स्कोर 120 से कम है। तो लेट्स जस्ट अपियर फॉर द सेम ग्रुप अगेन। सर हमने दोनों ग्रुप दिए थे, एक में हमारा स्कोर कुछ ऐसा 135 है, एक में 120 है। अगेन मैं आपको कहूंगा कि एक ग्रुप दीजिए, राइट? क्योंकि 70 दिन का सवाल है। 70 दिन में आपको अगर दोनों ग्रुप में एक सब्सटैंशियल मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो डू नॉट ट्राई दैट विल मेक योर लाइफ वेरी टफ। ओके, अब मैं अगर आपको कहता हूं कि आपने अभी सिंगल ग्रुप दिया था और आपका स्कोर 120 के ऊपर गया था, तो सिंगल ग्रुप दिया था, स्कोर भी 120 के ऊपर था और आपकी सेकेंड ग्रुप की क्लासेस पूरी हो चुकी है। मतलब से फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, किसी स्टूडेंट्स के मार्क 130 से 132 135 वगैरह है एक ग्रुप में, और वो स्टूडेंट की दूसरे ग्रुप की क्लासेस पूरी हो चुकी है, देन यू कैन ट्राई एंड अपियर फॉर बोथ ग्रुप्स। देन आप यहां पे 70 डेज में बोथ ग्रुप्स कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करना, टाइम टेबल क्या सेट करना, वो मैं आगे बताऊंगा। बट इस केस में अगर आपका अभी सिंगल ग्रुप का स्कोर 120 से ज्यादा है, अब 120 से ज्यादा मतलब मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं एक सब्सटैंशियली ज्यादा, मतलब 130 135 वगैरह, जहां पे ग्रुप वन में 150 पहुंचने के आप काफी करीब आ चुके हो और ग्रुप टू की क्लासेस आपकी पूरी हो चुकी है। इन दैट केस यस यू कैन अपियर फॉर बोथ ग्रुप्स इन अ मैटर ऑफ 70 डेज। अब सर टाइम टेबल कैसे सेट करना इज द सेकेंड पॉइंट। तो टाइम टेबल के लिए बच्चों, यहां पे आप अगर एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपको 10 आवर्स अप्रोक्सीमेट देना पड़ेगा। दिन का 10 आवर्स का शेड्यूल रखिए। दैट इज द कंफर्टेबल स्टेट जहां पे आप सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो, उसका रिवीजन कर सकते हो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे प्रॉपर तैयार हो सकते हो। बट अगर आप अभी 70 दिन में पूरे बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टारगेट कीजिए दिन में 14 आवर्स पढ़ने का। अब सर 14 आवर्स जितना जाना जरूरी नहीं है, 12 आवर्स में भी हो जाता है, 11 आवर्स में भी हो जाता है। बट यहां पे आप ये चीज कंसिडर नहीं कर रहे कि बीच में 2-3-4 दिन आपके ऐसे आते हैं जहां आपका पढ़ने का एफिशिएंसी बहुत लो हो जाता है। तो वो जो 2-3-4 दिन हमारा पढ़ने का एफिशिएंसी लो हो जाता है, उसको कवर अप करने के लिए बाकी के दिन में हमको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है। इसलिए मैं ये बोलता हूं कि 14 आवर्स अप्रोक्सीमेटली डेली का टारगेट लेके चलिए। तो दिस कवर्स दोस डेज ऑल्सो जहां पे आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी काफी लो रहती है, राइट? तो 14 आवर्स का बोथ ग्रुप्स वालों को यहां पे टारगेट रखना पड़ेगा। अब जो बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे हैं जिनको बोथ ग्रुप्स यहां पे देना है, उन्होंने क्या चीज याद रखना है, आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि आप कोई भी एक ग्रुप सबसे पहले अपना कंप्लीट करें। आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, आपने ग्रुप वन का अकाउंटिंग उठाया, टैक्स उठाया, ग्रुप टू का ऑडिट उठाया। अब ये अगर आप बोथ ग्रुप्स के एक एक सब्जेक्ट, दो दो सब्जेक्ट लेके पढ़ते हो तो इसमें वर्स्ट केस सिनारियो ये हो सकता है कि आपके पास लास्ट में स्पीड स्टार्टिंग से थोड़ी स्लो हो जाए, लास्ट में टाइम कम पड़ जाए और आपके प्रिपरेशन के लिए सारे सब्जेक्ट का टाइम ना बचे। तो आप सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, बट अब गलती ये हो गई, ग्रुप वन के 2 सब्जेक्ट हुए, ग्रुप टू के 2 सब्जेक्ट हुए, ना यहां के रहे ना वहां के रहे। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी हमेशा इस प्रकार से बनाइए कि आप सबसे पहले एक कोई भी ग्रुप कंप्लीट करें और उसके बाद दूसरे ग्रुप को स्टार्ट करें। अब सर इसमें एक ग्रुप कंप्लीट करे तो कैसे? तो आपने टारगेट करना है कि फर्स्ट ग्रुप का आपका कोई भी, अगर ग्रुप टू से स्टार्ट करो तो ग्रुप टू, या ग्रुप वन से, तो वो आपका 25 नवंबर तक सबसे पहले कोई भी एक ग्रुप हो जाना चाहिए। वहां से और 25 दिन में आपका सेकेंड ग्रुप हो जाना चाहिए। मतलब 20 दिसंबर तक अगर आप बोलो तो आपका फर्स्ट रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें देखिए, आप अगर देखेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 6-7-8 डेज पर सब्जेक्ट मिलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 8, क्योंकि गलती से मैंने उसको
लिखते वक्त 4 सब्जेक्ट्स का एवरेज ले लिया था, बट अगर मैं 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज लूं तो इट कम्स टू 8 डेज, ठीक है। तो 8 डेज पर सब्जेक्ट विच इज अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ईच सब्जेक्ट। तो 8 डेज आपके पास यहां पे हर सब्जेक्ट के अनुसार बचता है। अब 8 डेज में आपको 8 करके 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 24 दिन में आपका एक पूरा ग्रुप हो जाता है। अब जब 8 दिन भी एक सब्जेक्ट को देते हो, तो मेरा ये पर्सनल सजेशन रहता है, नाउ दिस में वेरी एज पर एवरी इंडिविजुअल, आप एक दिन में एक सब्जेक्ट ना उठाइए, एक दिन पूरा एक सब्जेक्ट को डेडिकेट ना कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर एडवांस्ड अकाउंटिंग की बात करो, टैक्सेशन की बात करो, इसमें काफी कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी होती है, तो ये तो हम पूरा एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, बट जब बात आएगी लॉ की, जब बात आएगी ऑडिट की, तो वो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा कंटाला आएगा। एक पूरे 8 दिन तक एक ही सब्जेक्ट अगर पढ़ते रहो, ऐसा लॉ या ऑडिट जैसा एफिशिएंसी बहुत लो हो जाएगी। मेरा सजेशन है आप पूरा एक ग्रुप एक साथ स्टार्ट कीजिए, राइट। दिन में आवर्स डिवाइड कर दीजिए, प्रैक्टिकल को ज्यादा, थियरी को कम, और उस अनुसार यहां पे 25 नवंबर तक कोई भी एक ग्रुप कंप्लीट कीजिए, 20 दिसंबर तक कोई भी दूसरा ग्रुप यहां पे कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद आपका 20 दिसंबर के बाद 21 दिसंबर से 7 जनवरी तक आपका नेक्स्ट रिवीजन की बारी रहेगी, जो लगभग आपके 21 से 31 11 दिन आते, और जनवरी के और 7 दिन तो 18 दिन हो गए। 18 दिन में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेकेंड रिवीजन, तो आपके पास यहां पे 3 डेज अप्रोक्सीमेट ईच सब्जेक्ट के लिए बचते हैं। नाउ दिस इज अगेन सफिशिएंट। पहली बार आपने जब 8 दिन में किए ना, उसके बाद 3 दिन में आपको ये सब्जेक्ट खत्म करना ही है। सर हो पाएगा क्या? हो पाएगा नहीं, करना है, और होता है। करना इसलिए है क्योंकि एग्जाम में अब ये 3 दिन से आपको उसको और कट डाउन करके 1.5 डेज में लाना है। तो आपको आपकी सेल्फ स्टडी करते वक्त भी पढ़ाई वैसे ही करना है कि पहले जो पढ़ाई ज्यादा टाइम में हुई थी उसको कम टाइम में, कि एग्जाम के टाइम में एकदम कम टाइम में वो कवर हो जाए। तो यहां पे सेकंड रिवीजन के लिए हमारे पास 3 डेज पर सब्जेक्ट होता है। अब इसमें सर कोई सब्जेक्ट छोटा है, कोई बड़ा होता है, जैसे लॉ, वो कंपैरेटिवली छोटा है, कॉस्टिंग कंपैरेटिवली छोटा है, टैक्सेशन एडवांस अकाउंटिंग कंपैरेटिवली बड़ा है। तो आप इसमें ये भी स्ट्रैटेजी कर सकते हो कि लॉ वगैरह को आप 2 डेज या 2.5 डेज में कवर करो, और वो जो आधा एक दिन बचा रहे हो एडवांस अकाउंटिंग और टैक्सेशन में ज्यादा दे दो। दैट इज हाउ यू कैन कस्टमाइज ओवर हियर। और फिर 8 जनवरी ऑनवर्ड्स आप लोग क्या करोगे, पूरी एडवांस्ड अकाउंटिंग का फाइनल रिवीजन यहां पे करोगे। एडवांस्ड अकाउंटिंग का पूरा फाइनल रिवीजन आपने यहां पे करना है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं कि सर अब पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी। जब हम यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन वगैरह कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे हाउ शुड वी स्टडी, तो आप ये चीज याद रखिए कि जब आप एडवांस्ड अकाउंटिंग का जो थियरी पोर्शन है, जो एएस थियरी बेस्ड है, जिसके आंसर्स भी हम थियरी के तौर पे लिखते हैं, वैसे एएस अगर देखो तो प्रैक्टिकली हर एक हम लिंक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसमें प्रेजेंटेशन क्या करना है, बट कुछ कुछ एएस के आंसर्स हमको थियरी फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो जो वो थियरी फॉर्म में हम जिस एएस के आंसर्स लिख रहे हैं, उसको एक कैटेगरी में डाला है, अलोंग विथ ऑडिट, अलोंग विथ लॉ, अलोंग विथ एसएम, जिसका प्रेजेंटेशन हमारा पूरा थियरी होता है। और टैक्सेशन में भी हो सकता है कुछ आंसर्स आपके रहे जो थियरी बेस्ड रहे, जिसका प्रेजेंटेशन थियरी बेस्ड है। तो यहां पे क्या करना है, कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर प्रेजेंटेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन का आंसर रहता है, हम क्वेश्चन पढ़ के समझ भी जाते हैं कि ये टॉपिक की बात कर रहे हैं, बट प्रेजेंटेशन इज कंफ्यूजिंग। तो यहां पे जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस है, उसका आपने रिटर्न प्रैक्टिस करना है। हर क्वेश्चन का रिटर्न प्रैक्टिस करने मत बैठ जाना। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसका आपको आंसर क्लिक हो गया दिमाग में, बट अब दिमाग में आंसर क्लिक होता है, आपको ये नहीं समझता इसको लिखूं कैसे। वो जो क्वेश्चन है ना, उसका रिटर्न प्रैक्टिस याद से कीजिए। रिटर्न प्रैक्टिस में देखो, उस क्वेश्चन का करके कोई सेंस नहीं बनता है जो पढ़ते सही मेरे दिमाग में पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन भी उसका छप चुका है। तो क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको आंसर का प्रेजेंटेशन भी दिमाग में छप गया है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। बट क्वेश्चन पढ़ा, हमको कहीं ना कहीं स्ट्राइक हुआ कि इस टॉपिक की, इस स्टैंडर्ड की इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो रही है, इस लॉ में ये पर्टिकुलर सेक्शन की बात हो रही है, टैक्स में ये सेक्शन की बात हो रही है, ऑडिट में ये ऐसे की बात हो रही है, राइट, एसएम में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, बट उसको प्रेजेंट कैसे करना वो स्ट्राइक नहीं हो रहा है। वैसी चीजों का आपने रिटर्न प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। ये हो गया थियरी वाले पोर्शन की बात। मैं प्रैक्टिकल वाले पोर्शन की बात करूं, जैसे एडवांस्ड अकाउंटिंग में हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमने केवल उसमें प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन करना है। एफएम प्रैक्टिकल हो गया, कॉस्टिंग प्रैक्टिकल हो गया, कॉस्टिंग में यहां लिखना भूल गया, टैक्सेशन हो गया प्रैक्टिकल। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसमें आपको जो सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के जो पहली बार में ऐसा फीलिंग आता है, भाई इन्होंने क्या ही लिखा है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी लगा भाई समझा तो कुछ नहीं, पढ़ के अच्छा लगा, बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ी, बट समझा क्या, कुछ नहीं।
वो चीजें आपके ए कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं। ए कैटेगरी क्वेश्चंस को आप स्पेसिफिकली स्टार मार्क बना के रखो, इसका एक अलग से इंडेक्स मेंटेन करके रखो कि कौन से कॉन्सेप्ट में कौन से ए कैटेगरी क्वेश्चंस है, और उसको सबको रिटर्न प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस को मैं बेसिकली बोलता हूं तीन कैटेगरी में डिवाइड करने का, ए बी सी। ए मतलब वो जो क्वेश्चन पढ़ के कुछ भी नहीं समझा, राइट, खाली पढ़ लिया, समझा कुछ नहीं। दूसरा होता है बी कैटेगरी, क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर आधा समझा आधा नहीं समझा, और सी जो सब समझ गया, क्वेश्चन पढ़ के आंसर पूरा समझ गया। तो इसमें ए कैटेगरी क्वेश्चंस जो है उसका पूरा आपने यहां पे रिटर्न प्रैक्टिस करना जरूरी है। थियरी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलो, लॉ बोलो, ऑडिट बोलो, एसएम बोलो, इसमें क्या रिटर्न प्रैक्टिस, सर क्वेश्चन पढ़ लिया, टॉपिक क्लिक हो गया, बट वो लिखूं कैसे, वो दिमाग में कुछ भी रजिस्टर नहीं हुआ, उसका रिटर्न प्रैक्टिस करना जरूरी है, राइट क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली आस्क दिस क्वेश्चन, सर रिटर्न प्रैक्टिस किसका करें, कौन से क्वेश्चंस, वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस कौन से, तो ये आपके वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चीज जो है आपने यहाँ पे एक अब इंश्योर करना है, टेस्ट सीरीज के लिए अपेयर कीजिए, क्योंकि मैंने इस बार काफी ऐसे रिजल्ट्स देखा हूं 40, 45, 48 तीनों सब्जेक्ट में पास है, एग्रीगेट नहीं बन रहा है, राइट या फिर ऑलमोस्ट पास हो चुके हैं, 37 है, 41 है और 40 है, ऐसा स्कोर आ रहा है बच्चों का। ये बच्चों को सब्जेक्ट का नॉलेज है, फाइन ट्यून करना केवल बचा है। फाइन ट्यून कब होगा, जब आपको जो दिमाग में नॉलेज है उसको प्रेजेंट करना आएगा। प्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका इन अ टाइमली मैनर टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप बस टेस्ट के लिए अपेयर कर रहे हो, वो एक टेस्ट हो गई 100 मार्क की, हमारा हो गया, ना ना ना, टेस्ट शुड बी मल्टीपल, क्योंकि एक 100 मार्क की टेस्ट में आपका पूरा का पूरा सिलेबस टेस्ट नहीं हो सकता, तो मल्टीपल टेस्ट होनी चाहिए, 50-50 मार्क्स की दो, 100 मार्क्स की दो, वैसे टाइप की टेस्ट सीरीज है तो इट मेक सेंस, और वो अपियर करके वो चेक भी होनी चाहिए। तो ऐसी टेस्ट सीरीज के लिए प्लीज अपियर कीजिए, ये टेस्ट सीरीज से आपका प्रिपरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और सर अभी जैसे हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हमने क्वेश्चंस कौन से करने चाहिए, दुनिया भर के क्वेश्चंस करूं, क्या करूं, बेटा आईसीएआई के जितने मटेरियल्स है उससे खुद को सीमित कर दो। आईसीआई 80-90% पेपर अपने मटेरियल्स में से पूछेगा, एसएम, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, एसएम, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू में से एसएम छोड़ दो, बाकी सब 4 अटेम्प्ट का करना। इस पे खुद को सीमित कर दो, इतने क्वेश्चंस कर लो, बाकी करने की जरूरत नहीं है। आपका मेजॉरिटी, मेजर 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 पार्ट ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम दिस ओनली, राइट। नेक्स्ट चीज इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं, आपको ऐसे कोई सब्जेक्ट है जिसमें लेस देन 30 मार्क्स मिले, जिसमें आप क्या है अंडर कॉन्फिडेंट है, अभी इस अटेम्प्ट में आपने कोई सब्जेक्ट का स्कोर देखा 30 मार्क्स मिले, 30 से कम मिले, 25 मिले, 20 मिले, 27 मिले, वैसे 30, 31 वगैरह, या फिर आपको उसमें स्कोर 34, 35 वगैरह, 37 भी आया, 40 भी आया, बट वो सब्जेक्ट में आप बहुत कम कॉन्फिडेंस कैरी करते, उसका एक आध दो सब्जेक्ट का आप मेजॉरिटी फास्ट ट्रैक क्लास कर सकते हैं, ठीक है। जो आप अंडर कॉन्फिडेंट है या जिसमें आपका स्कोर ही बहुत खराब है, 30 से नीचे स्कोर गया मतलब आपको उसका सब्जेक्ट नॉलेज भी गेन करना बाकी है, एक बार प्रॉपरली पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें आप क्या कीजिए, उसका कॉम्प्रिहेंसिव फास्ट ट्रैक बैच लगाइए। ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए मैं बोलता हूं केवल यूट्यूब इज नॉट द सॉल्यूशन, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए यूट्यूब सॉल्यूशन नहीं है। यूट्यूब कब सॉल्यूशन है आपका, यूट्यूब रिविजन आपके सॉल्यूशन कब हो जाता है, जब आपको सर वो सब्जेक्ट में 45 आ गए, अब केवल फाइन ट्यूनिंग करना बचा है, फटाफट से रिवाइज करना है, देन यूट्यूब इज योर सॉल्यूशन। तो आपके जो ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, या 45, 50, 51, 52 वगैरह वैसे आ गए, तो यूट्यूब रिविजन कीजिए, आपको फास्ट ट्रैक बैच की जरूरत नहीं। बट जहां पे 30 मार्क्स से कम था, 30, 31 वगैरह, 20s में तो स्कोर है तो बहुत ही कम है, या फिर जहां पे आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बोले मैंने सर 45 आ गए, पर मेरे को ये नहीं पता वो सब्जेक्ट में 45 आए कहां से, आई फ्रैंकली डोंट नो सर, बहुत ज्यादा आ गए, तो वैसी फीलिंग है ना, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव फास्ट ट्रैक बैच कर लेने का। बट ऐसे 6 के 6 सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक बैच नहीं लगाने का, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा का टाइम नहीं है आपके पास, ओके। और यहां पे जब YouTube रिविजन्स की बात करते हैं तो आप लोग मेरे साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिवीजन भी कर सकते हो YouTube पे, जिन जिन बच्चों को करना हो। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे इसी चैनल पे, अल्टीमेट सीए के चैनल पे मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो मैं अभी YouTube में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बैच कंडक्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीमियर लीग, ASPL, ठीक है। उसमें ऑलरेडी हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं, 8 लेक्चर्स हो चुके हैं, AS 16, AS 19, AS 20, AS 28, AS 25, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इसमें हुए। जितनों के नाम लिए सारे कठिन के कठिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिसमें आपको डाउट रहता है, तो ये एवरी इवनिंग 8 PM को कवर होता है यूट्यूब पे। अभी दिवाली है इसलिए मैंने उसको 2-3 दिन की छुट्टी दी है, बट तब तक आप ये जितने हुए वो पूरे कवर करके खत्म कर सकते हो। तो आप मेरे साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिविजन के लिए यूट्यूब पे आ सकते हो,
जिनको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट्स का रिवीजन करना है उनके लिए फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल है मेरी, पेड फास्ट ट्रैक बैच फुल कॉम्प्रिहेंसिव, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, इसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डाल दूंगा। जिनको टेस्ट सीरीज भी हमारे साथ करना है उसका भी मैं टेस्ट सीरीज का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जितने भी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की जिसकी लिंक जरूरी थी वो सब आपको मिल जाएगी। और ये चीज का ये जो मैंने अभी आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस की उसका ये पूरा, अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए सर, आपने जो जो पॉइंट्स लिखे थे वो चाहिए, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यू विल गेट दैट ऑन माय टेलीग्राम, दैट इज https://t.me/तेजस सूचक टेलीग्राम। ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जितनी चीजें डिस्कस की थी आपके साथ अपलोड कर दूंगा। चलिए, तो ये 15 मिनट में मैंने आपके साथ डिस्कस की कि जनवरी 25 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, कैसे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए एंड एवरीथिंग। आपको कुछ भी और जानना हो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं कमेंट्स मैक्सिमम एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, राइट। एंड आपको और भी कुछ डाउट्स है तो टेलीग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलते हैं सबसे कब, मिलते हैं सबसे आगे के यूट्यूब के सेशंस में जो जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए हो रहे हैं। सभी लोग उसमें मेरे साथ जुड़िए, जिनको कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करना है वो फास्ट ट्रैक बैच में भी जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।